नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 2 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे कड़ा मुकाबला अगर कहीं दिख रहा है तो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। और इसी चुनाव के संदर्भ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल ने अपने इतिहास से कुछ सबक लिया है और क्या पश्चिम बंगाल अपने इतिहास को जानकर वर्तमान में मौजूद कुछ चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे इस अंक में एक ऐसी राजनीतिक हस्ती के बारे में जिसकी चर्चा 1947 में सर्वाधिक हुआ करती थी, तब जब देश आजाद हो रहा था। एक तरफ देश आजाद हो रहा था, दूसरी तरफ देश विभाजन की पीड़ा भी झेल रहा था। मित्रों, जिस प्रकार से पश्चिमी भारत में चर्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हुआ करती थी, वैसे ही पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में चर्चा होती थी जोगेंद्रनाथ मंडल की। बात कर रहे हैं जोगेंद्रनाथ मंडल, उस नामशूद्र समाज से आने वाले दलितों के बड़े नेता जोगेंद्रनाथ मंडल की। जैसे आज देश की आजादी के बाद भारत के पहले कानून मंत्री, भारत के पहले श्रम मंत्री के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सेवा भारत को मिला, वैसे ही जोगेंद्रनाथ मंडल आजादी के बाद या आजादी से पहले भी आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे। जोगेंद्रनाथ मंडल का मानना था कि जो देश के अंदर जो हिंदू हैं, जो देश के अंदर जो अगरी जाति के हिंदू हैं, गैर दलित समुदाय हैं, उनके साथ दलित नहीं रह सकते। यह मानना था जोगेंद्रनाथ मंडल का। जैसे आज गाहे बगाहे आप सुनते होंगे देश की राजनीति में जय मीम और जय भीम का नारा लगता है, वैसा नारा लगाने वाले सबसे पहले बड़ी देश के दलित नेता के रूप में जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम आया था। मित्रों, और उनका मानना था कि इस देश के अंदर गैर दलितों के साथ दलितों का निर्वाह नहीं हो सकता। दलितों को असली आश्रय अगर कहीं मिलेगा तो एक पाकिस्तान में मिलेगा जो इस्लामिक देश बनने जा रहा है। उसी पाकिस्तान में दलितों को मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी। और यह सब हो रहा था तब जब जोगेंद्रनाथ मंडल की आंख के सामने पश्चिम बंगाल में, या कहिए उन दिनों बंगाल में कई घटनाएं घट रही थी। 1905 का बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, उसके बाद 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा उस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन इन 6 वर्षों के अंदर जो बंगाल में आंदोलन चला, उस आंदोलन में एक भारत दिखा था। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, नामशूद्र हो या भद्रलोक हो, सब के सब एक ही नारे के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था। लेकिन फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होते ही भारत टुकड़े टुकड़ों में बंटना शुरू हुआ। विभाजन का समय आया, डायरेक्ट एक्शन डे मना उसी पश्चिम बंगाल के अंदर, जिस बंगाल में दलितों के बड़े नेता हुआ करते थे जोगेंद्रनाथ मंडल। मित्रों, डायरेक्ट एक्शन डे से भी जोगेंद्रनाथ मंडल ने नहीं सीखा था कि डायरेक्ट एक्शन डे जब हुसैन सोहरावर्दी के नेतृत्व में चल रहा था, जिन्ना के आह्वान पे चल रहा था, नुआखाली के दंगों से भी जोगेंद्रनाथ मंडल ने नहीं सीखा था। और इन सब घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए जब माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन तय हो रहा था कि भारत पाकिस्तान, तो उन दिनों बंगाल में एक बहुत बड़ा समूह था राजनेताओं का, जिसमें सोहरावर्दी मुस्लिम लीग के नेता, शरद चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई भी थे। इन लोगों ने यूनाइटेड बंगाल का नारा दिया था और उस यूनाइटेड बंगाल में 54% मुस्लिम आबादी होती। मित्रों, आप कल्पना कीजिए, जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद वर्तमान जो बांग्लादेश है उसमें लगभग 30% हिंदू आबादी थी, जो आज घटकर 8% पर आ गई है। यह तो वर्तमान है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर 54% मुसलमान होते और 46% 1947 में तत्कालीन बंगाल में हिंदू थे, परिणाम क्या हुआ होता?
लेकिन फिर भी इन बातों को भी नजरअंदाज करते हुए जोगेंद्र नाथ मंडल नोआखाली को नजरअंदाज करते हुए, डायरेक्ट एक्शन डे को नजरअंदाज करते हुए, कोलकाता में हुई दंगे को नजरअंदाज करते हुए जब जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के साथ गए, मोहम्मद अली जिन्ना पर भरोसा किया, हुसैन सोहरावर्दी पर भरोसा किया और गए पाकिस्तान, तो जैसे भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने, श्रम मंत्री बने, वैसे ही जोगेंद्र नाथ मंडल को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री और श्रम मंत्री बनाया था। लेकिन श्रम मंत्री और कानून मंत्री बनते ही कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो जाता है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के निधन से पहले ही जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल पड़ा था, वहां पर दलित क्या, आदिवासी क्या, क्या ईसाई, क्या हिंदू, क्या सवर्ण, क्या भद्रलोक, क्या पिछड़ा वर्ग, क्या मंडल, क्या सदगोप, क्या दलित, क्या मतवा, क्या राजभर, क्या राजवंशी, सबके पास केवल दो विकल्प बचा था, या तो धर्मांतरण करो, या फिर सेकंड क्लास द्वितीय दर्जे के नागरिक बन के पाकिस्तान में रहो। अंततोगत्वा प्रताड़ना इतनी ज्यादा हुई कि खुद स्वयं जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद चुपके से भारत भागना पड़ा और बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल ने भारत आने के बाद बताया कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो उनके पास भी यही दो विकल्प था, या तो धर्मांतरण या फिर द्वितीय दर्जे का नागरिक। उनको दोनों में से कोई भी स्वीकार नहीं था, न धर्मांतरण स्वीकार था, न द्वितीय दर्जे का नागरिक बनना स्वीकार था। अंततः जोगेंद्र नाथ मंडल को भारत लौट कर आना पड़ा। गुमनामी में शेष जीवन उन्होंने जिया, क्योंकि गलती इतनी बड़ी हुई थी उनसे जिसकी भरपाई मुश्किल थी। लौट कर आने के बाद भारत में वो सम्मान जिसके वो हकदार थे, वो सम्मान भारत में उनका बचा नहीं था, वो मिला नहीं, वो कद फिर कभी बन नहीं पाया राजनीति में। और गुमनामी में कह सकते हैं, राजनीतिक गुमनामी में कह रहा हूं, राजनीतिक गुमनामी में प्रयास तो उन्होंने किया था, लेकिन उनके उस प्रयास को बंगाली समाज ने स्वीकारा नहीं था। अंतोगत्वा एक तरह से कह लीजिए कि राजनीतिक गुमनामी में ही जोगेंद्र नाथ मंडल ने दुनिया छोड़ दिया था। आज बंगाल विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल जो भारत के हिस्से में है और पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है, दोनों जगह की परिस्थिति आप देख लीजिए। पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है, वहां अभी संपन्न चुनाव में क्या दशा हुई है, वहां आप गौर से नक्शा को देखेंगे तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों का जो सीमावर्ती इलाका है, जो पट्टी है, उन सभी लोकसभा सीटों पर बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी की जीत हुई है। उन सीमाई इलाकों में पश्चिम बंगाल का जो इलाका बांग्लादेशी घुसपैठ से प्रभावित है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ से प्रभावित है, वहीं कट्टरपंथ से प्रभावित है। जमाते इस्लामी केवल बांग्लादेश में नहीं है, जमाते इस्लामी के अंश पश्चिम बंगाल में भी मौजूद हैं। लेकिन मित्रों, क्या कारण है कि न बंग भंग आंदोलन, न नोआखाली, न पश्चिम कोलकाता का डायरेक्ट एक्शन डे और न यूनाइटेड बंगाल का मुस्लिम लीग की चाल, वो तो गनीमत थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्रेडिट मिलना चाहिए, जिन्होंने जो अड़ गए कि नहीं, भारत का विभाजन, पश्चिम बंगाल का विभाजन होकर रहेगा और पश्चिम बंगाल भारत के साथ रहेगा। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो शायद सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू भी तैयार नहीं हुए होते। एक क्षण के लिए महात्मा गांधी तो तैयार हो गए थे कि ठीक है कि बंगाल यूनाइटेड रहेगा, बंगाल तीसरा देश बन जाएगा। लेकिन इन सब बातों को आजाद भारत के इतिहास ने अपने इतिहास में शामिल नहीं किया। बंगाल के बाहर के लोग और बंगाल की वर्तमान पीढ़ी भी उन सब घटनाओं के बारे में बहुत परिचित नहीं है।
और परिचित क्यों नहीं है? इसलिए कि हमें इतिहास वही पढ़ाया गया, वही इतिहास पढ़ाया गया जो इतिहास अंग्रेजों को सूट करता था, जो इतिहास भारत को विभाजित देखने वाली ताकतों को सूट करता था। वही इतिहास भारत के लोगों को पढ़ाया गया। और पश्चिम बंगाल का समाज आज भी न जोगेंद्रनाथ मंडल के जीवन से कुछ सीखने को तैयार है, न बंग भंग जो 1905 और फिर वापस लेना 1911, न डायरेक्ट एक्शन डे, न नोआखाली, न कोलकाता, किसी चीजों से सीखने को तैयार नहीं है। उन घटनाओं से भी सीखने को तैयार नहीं है जब जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री को भागकर चोरी से चुपके से भारत लौट कर आना, उन घटनाओं से भी सीखने को तैयार नहीं है। जो पश्चिमी पाकिस्तान हो या पूर्वी पाकिस्तान हो, जो वर्तमान बांग्लादेश है, उसमें 24% आबादी, कुल 24% आबादी पाकिस्तान में 2% हो गए, और बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता है, जो आज का बांग्लादेश है, वहां का 32% आबादी, आज 8% आबादी बची है। तब भी बंगाल के लोग सीखने को तैयार नहीं है। आज भी बंगाल का समाज नामशूद्र, मतुआ, राजवंशी, मंडल, सदगोप, भद्रलोक, ब्राह्मण, कास्थ, वैद्य में बटा हुआ है, आज भी बटा हुआ है। उसका सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है, यह सबूत भी है मित्रों कि आज भी पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार। आप उम्मीद है कि अगले वर्ष जब नए जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो यह आबादी बढ़कर 30% तो गारंटेड पार कर चुकी होगी। और ये 30-27% मुसलमान मतदाता का 85 to 90% वोट एक पार्टी के पक्ष में जाता है, एक पार्टी के पक्ष में जाता है। किसी एक पार्टी, जब सीपीएम को मिला करता था, जब वाम मोर्चे को मिला करता था तो पूरा का पूरा वाम मोर्चे को मिला करता था, जब कांग्रेस को मिलना शुरू हुआ तो कांग्रेस को मिला करता था, जब टीएमसी, मतलब हर वक्त किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ करता है। लेकिन इन सब घटनाओं से प्रभावित हुआ समाज, नोआखाली से प्रभावित समाज, डायरेक्ट एक्शन डे से प्रभावित समाज, जोगेंद्रनाथ मंडल के जीवन से प्रभावित समाज आज भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। आप कितना सहमत हैं इस बातों से? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या कारण है कि बंगाल का प्रभावित समाज आज भी जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे घटनाओं से सबक सीखने को तैयार नहीं है, और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर तो हर उस खबर पर होती है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्र प्रथम। पसंद आता है वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।